जय हिंद एवरीवन, मैं ज्योति नगपुरे लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि पता है आप लोगों को अभी क्या है, एग्जाम चल रहा है किसका, एएनएम वालों का। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का एग्जाम कैसे जा रहा है। अब मैं ये शब्द क्यों यूज की कि कैसे जा रहा है। अब देखो, कुछ लोगों का एग्जाम हो चुका है, कुछ लोगों का होने का बाकी है, इसलिए कैसे जा रहा है करके पूछा है। नहीं तो बोलोगे कि मैम पूछ रही कि कैसे जा रहा है, 2-4 एग्जाम थोड़ी ना भी है साथ में, ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, इसलिए पूछा है कि सभी बच्चों को लेकर के चलना है अपने को साथ में, जिसका हो चुका है वो भी और जिनका नहीं हो चुका है वो भी, है ना। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि जिसका एग्जाम हो चुका है एएनएम का, तो उनका एग्जाम कैसे गया, है ना। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए। और जिनका होने का है अभी एग्जाम, जैसे कि लगातार आप लोग देख रहे होंगे लगातार एग्जाम चल रही है, अभी 6 तारीख 7 तारीख तक शायद एग्जाम है, तो सभी का एग्जाम डेट बाय डेट है। तो आप लोग देखिए, जिसका एग्जाम है ना, ज्यादा घबराइए नहीं, अच्छा पेपर आ रहा होगा। शायद आप लोग एनालिसिस देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो एनालिसिस देख करके आप लोग जा रहे हो, वो तो ठीक कर रहे हो, लेकिन एनालिसिस देख रहे हो उसके बाद में आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है कि नहीं हमको ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं था, फिर ये कहाँ से पूछ लिया गया, हमारे शिफ्ट में क्या पूछेगा क्या नहीं। तो ये सब चीजें अगर हो रही है तो गलत बात है, फिर आपको एनालिसिस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की 100% की तैयारी है। केवल अब आपका क्या है कि आएगा एग्जाम तो हम दे देंगे, है ना, और जिसका जैसा गया वो चले गया, है ना। और एग्जैक्ट मेन चीज तो आप जब हम एनालिसिस देखते हैं ना, तो हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन और पता नहीं होता है। तो जब हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन पता होगा तो वो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। हम क्या करते हैं, एनालिसिस देखते हैं, ये एनालिसिस करवाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट करवाए तो एनालिसिस क्या करते हैं वो लोग, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाले टॉपिक से आया था, या कोई स्टूडेंट ने आकर बता दिया कि सर हमारा एग्जाम अच्छा गया। कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को क्या होता है कि याद हो जाता है ना, तो याद होता है तो वो लोग आकर बता देते हैं कि ऐसे एग्जाम आए, ऐसे क्वेश्चन आए थे हमारे एग्जाम में, तो उसी बेस पे एनालिसिस किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल एनालिसिस देखिए। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है कि एनालिसिस देखने के बाद कि घबराहट हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा है पर वो पूछा नहीं जा रहा है, तो आप एनालिसिस बिल्कुल नहीं देखिए, ये तो मेरा सजेशन है ना। तो बच्चों चलिए, हम लोग अभी करवा रहे हैं पीवाईक्यू किसका, पीएनएसटी का। पीएनएसटी की एग्जाम भी जस्ट है ही एएनएम के बाद में, तो अभी एएनएम चल रहा है, उसके बाद में पीएनएसटी का एग्जाम आएगा, तो पीएनएसटी भी आप अच्छे से दीजिए। कोई बच्चों का तो क्या होगा कि दोनों एग्जाम होगी, पीएनएसटी की भी और एएनएम की भी। तो चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से। देखिए बच्चों, लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगातार टॉपिक वाइज हम लोग क्या करवा रहे हैं, पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जो आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, यूट्यूब में जाइए और ये लेक्चर को जरूर देखिए और क्वेश्चन लगाइए। अगर आप लोग की थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन लगाओ और रीचेक करो अपने आप को, है ना। तो चलिए चलते हैं हम कहाँ, पीवाईक्यू की ओर। कहाँ का टॉपिक है ये टॉपिक है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स से हमने टॉपिक लिया है। जेनेटिक्स की ये 3rd क्लास है। आप लोग इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, तो 2 क्लास के क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और उसके बाद में ये वाले क्वेश्चन पे आइए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर क्या पहला क्वेश्चन रहा, क्या है पहला क्वेश्चन कि एक वाई लिंक्ड जीन व्यक्त किया जाता है। वाई लिंक जीन में क्या व्यक्त करते हैं, ये होगा ऑप्शन में दिया है, केवल पुरुषों में व्यक्त किया जाता है, या फिर विषम युग्मजीय होने पर व्यक्त किया जाता है, या फिर मानव में टीलोमेयर्स क्रोमोसोम के पास मौजूद होता है, या फिर माता और पिता दोनों द्वारा धारण किया जाता है। तो देखिए चलिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेनेटिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए जैसे आप लोग कमेंट करते हैं हम लोग बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, केवल पुरुषों में व्यक्त किया जाता है। क्या करेंगे, वाई लिंक्ड गुणसूत्र। आप लोग ने गुणसूत्र के बारे में या क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा होगा, उसी के साथ साथ आपने पढ़ा होगा जीन के बारे में। देखिए क्या होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हमने देख लिया क्या कि एक मेल और एक फीमेल होता है। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, मेल, और ये हो गया हमारे पास में क्या, फीमेल। फीमेल क्रोमोसोम हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला गया आपके क्वेश्चन में कि एक वाई लिंक्ड जीन। अब यहाँ पे जीन की बात की गई है, लेकिन जीन को समझने के पहले बेटा आप लोगों को गुणसूत्र समझना पड़ेगा।
गुणसूत्र के, क्योंकि गुणसूत्र के ऊपर ही लगातार लगे होते हैं क्या, जीन लगे होते हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास में गुणसूत्र है। कैसा गुणसूत्र है बच्चा, देखिए जरा, ये गुणसूत्र हमारे पास में है क्या, मेल गुणसूत्र है ना। तो मेल गुणसूत्र है आपके पास में, तो ये किसको डोनेट कर रहा है, मेल डिनोट कर रहा है किसको, मेल को कर रहा है, हमने बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एक्स है एक वाई है। अब यहाँ पे जी नहीं पूछा है, तो ये गुणसूत्र में क्या होगा, हमने गुणसूत्र की संरचना ये बना दिया। तो ये गुणसूत्र पे क्या लगा रहेगा आपका, ये जीन लगे होंगे। कैसे, रवेदार संरचना में, कतार बाई कतार लाइनदार संरचना में क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। तो देखो मैंने ऐसा क्या बनाया, गुणसूत्र के ऊपर जीन बना दिया। और ये जीन कैसे होंगे, अगर y गुणसूत्र, देखो x y दोनों है गुणसूत्र की संख्या हमारे पास, क्या है, x भी है और y भी गुणसूत्र है। तो इनके ऊपर में क्या होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, y जीन होगा। कैसे y जीन होंगे, क्योंकि गुणसूत्र क्या है, x और y है। तो y जीन कैसे होंगे, y जीन के ऊपर क्या लगे होंगे, सॉरी y गुणसूत्र के ऊपर क्या लगे होंगे, जीन लगे होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, y लिंक्ड भी कहा जाता है, लिंक्ड भी कहा जाता है। तो देखिए यही गुणसूत्र, अब आप बोलोगे कि मैम ये गुणसूत्र कहाँ पाया जा रहा है, आप तो बहुत संरचना बता रहे हो कि गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र इसके पहले मैंने बताया गुणसूत्र के बारे में। तो फिर बोलोगे कि आप क्या जिन भी बता दिए कि भैया किसके गुणसूत्र के ऊपर जिन लगे होते हैं, पर आप ये बताइए कि ये कहाँ उपस्थित होता है। तो ये कहाँ उपस्थित होता है, देखिए ये होगा हमारे पास में केंद्रक में। कहाँ होता है, केंद्रक में। ये बेटा मैंने क्या बना लिया, सेल बना लिया, कोशिका बना लिया। कोशिका के अंदर ही बीचों बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में ही क्या लगे होते हैं, गुणसूत्र लगे होते हैं। और गुणसूत्र क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है, और ये अनुवांशिक पदार्थ के ऊपर ही ऐसी संरचना में, ये ऐसी संरचना में क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं, जो डिनोट किसको करता है, एक्स वाई गुणसूत्र को डिनोट करता है। और एक्स वाई गुणसूत्र किसका है बच्चा, ये है मेल गुणसूत्र, यानी कि क्या है, नर गुणसूत्र होता है क्या, एक्स वाई, और फीमेल होता है क्या, एक्स एक्स होता है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि वाई लिंक्ड जीन व्यक्त करता है। तो जब गुणसूत्र भी क्या है, वाई प्रकार का है, तो जीन भी कैसा होगा बच्चा, ये होगा क्या, वाई प्रकार का। तो ये केवल किस में पाया जाएगा, पुरुषों में पाया जाएगा। अब देखिए जैसे कि मैंने इसको फीमेल बोला था ना, हाँ इसको फीमेल बोला, एक्स एक्स, तो यहाँ पे कहीं आपको वाई दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना, ये क्रोमोसोम में कोई भी वाई नहीं दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेल में। इसलिए क्या होगा कि केवल पुरुषों में ये वाई गुणसूत्र या वाई जीन्स पाए जाएंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन क्या होगा कि मैम आपने तो बता दी कि वाई लिंक्ड क्या होता है, जीन ये तो सब क्लियर हो गया, पर विषम युग्मजी क्या होता है। विषम युग्मजी बेटा एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होगा कि दोनों गुणसूत्र किसके, एक्स के भी और वाई के भी, एक्स और वाई मतलब कि दोनों अवस्था, यानी कि अपन क्या, दोनों अवस्था क्या कहेंगे आप, एलिल्स, दोनों एलिल्स भिन्न भिन्न होते हैं। एलिल्स का मतलब बेटा कारक होता है ना। एलिल्स कैसे होंगे, ये एलिल्स होंगे भिन्न भिन्न, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मेंडलवाद, है ना। मेंडलवाद में मेंडल जी ने क्या कहा था, जो एक बौना पौधा और एक लिया था टॉल, टॉल मतलब कि लंबा पौधा, एक टॉल पौधा ले लिया और एक स्मॉल पौधा ले लिया। तो अब आप देखिए इनका व्यवहार, दोनों तो है क्या है, दोनों पौधे हैं, है क्या नहीं, पर एक कैसा है, एक पौधा है लंबा और एक है क्या बौना, एक थोड़ा लंबा है और एक क्या है, थोड़ा बौना है, लेकिन दोनों का गुण कैसे है, एक समान है, लेकिन क्या है, बातें कैसी हो रही है, यहाँ पे अलग अलग हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एलिल्स अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे दोनों एलिल्स अलग अलग होंगे, उसी को क्या कहा जाता है, विषम युग्मजी कहा जाता है। तो विषम युग्मजी होगा। आप लोग ने गुणसूत्र भी देख लीजिए, गुणसूत्र कैसे होंगे, एक्स एक्स या एक्स वाई होगा, अगर सॉरी यहाँ एक्स वाई होगा। अब दोनों में से क्या हो रहा है, एक्स वाई जा रहा है गुणसूत्र किसी भी संतान में माता पिता से, तो ये कैसे होंगे, एक कहला रहा है क्या, विषम युग्मजी। अलग अलग गुणसूत्र, देखिए माता के गुणसूत्र से क्या गया, एक्स गया, पिताजी के गुणसूत्र से क्या गया बेटा, वाई गया, है क्या नहीं। तो जो क्या मिलके बन गया, एक्स और वाई मिल करके बन गया, तो एक्स वाई क्या है, मेल है ना। तो इनकी संतान कैसी होगी, मेल होगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन में क्या था, मानव में टेलोमेयर क्रोमोसोम के पास मौजूद होता है। तो आप बोलोगे कि
टेलोमियर क्रोमोसोम क्या होता है ना? आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल होगा कि टेलोमियर क्या होता है। तो सुनिए, क्या होता है टेलोमियर? गुणसूत्र के सिरों, जो सिरे होते हैं ना गुणसूत्र, अभी जैसे मैंने ये संरचना बनाई थी, देखो ये वाली भी बनी हुई ना, और एक बार बना देती हूँ। तो ये क्या होता है? ये गुणसूत्र, इनके सिरों को सुरक्षित रखने का काम किसका होता है? टेलोमियर का होता है ना? टेलोमियर से या टेलोमेयर भी कहा जाता है ना। तो ये कैसे करेंगे? इनको एकदम क्या होगा? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। क्या? टेलोमियर से सुरक्षा प्रदान करता है। और इनके बीच में जो ऐसे लूप बन रही है, जिसकी मैंने एक गोलाकार संरचना बना दी ना, तो ये जो गोलाकार संरचना है आखिर हमको कैसे दिखाई देती है? टी के आकार की दिखाई देती है, इसीलिए टेलोमियर्स कैसे बना है? टी लूप से बना है, इसलिए टी लूप के नाम से भी टेलोमियर को जाना जाता है बच्चा। अब देखिए आपके पास में क्या है? चौथा क्वेश्चन है, माता और पिता के दोनों धारण किया हुआ गुणसूत्र। माता पिता के मतलब कि जिसके मैंने यहाँ पे समझाया था आप लोगों को, है ना? तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित मानव महिला में होता है, क्या होगा? X0 के साथ 45 गुणसूत्र होते हैं, या फिर क्या होगा? नर लक्षण भी पाए जाते हैं, या फिर क्या क्वेश्चन दिया है? सामान्य पति से बच्चे पैदा करने में सक्षम है, या फिर एक क्वेश्चन दिया है एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है। तो देखिए क्या आएगा आंसर। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम इसको अच्छे से डीपली समझेंगे, है ना? यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता ही है, एक ना दो क्वेश्चन आपको सिंड्रोम से देखने को मिलेंगे। और सिंड्रोम क्या है? एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है ना? तो चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर क्या होगा? हमको पूछा क्या गया है? टर्नर सिंड्रोम पूछा गया है, और आप लोगों ने पूरे के पूरे सिंड्रोम्स पढ़ के रखे होंगे। कौन कौन से सिंड्रोम्स पढ़ के रखे होंगे बेटा? आप लोग ने पढ़ा होगा क्या? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिर आपने पढ़ा होगा क्या? आपने एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा होगा, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा होगा, पटाऊ सिंड्रोम पढ़े होंगे। पूरे के पूरे सिंड्रोम्स पढ़ के रखे होंगे, है ना? ऐसी उम्मीद है, क्योंकि अब तो एग्जाम आ गई, आप लोग ने पूरी थ्योरी पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़ा है तो आप लोग जुड़ जाइए लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और PYQ सीरीज से। यहाँ पे आपको सभी के सभी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, और वो भी कैसे? पूरे डीपली हम जानेंगे चारों क्वेश्चन का आंसर, है ना? तो देखिए हमारे पास में क्या पूछा है? टर्नर सिंड्रोम पूछा है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 45 गुणसूत्र होते हैं। इसका ट्राइसोमी क्या होगा बेटा? बताइए जरा, ट्राइसोमी बताइए। ट्राइसोमी या ऑटोसोम, जिस भी गुणसूत्र पर क्या होता है? अनुवांशिक विकार होता है, या गुणसूत्र की हेराफेरी या बदलाव या फिर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, उसी को ट्राइसोमी कहा जाता है। इसमें क्या होगा? ये केवल कहाँ होगी? महिलाओं में होता है ना? महिलाओं में क्या होगा? इसमें होता है क्या? 2n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, इसको समझने के पहले चलिए हम गुणसूत्र को समझते हैं। सबसे पहले बताइए कि मनुष्य में, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? अब आप बोलोगे कि क्या कितनी होती है? मैम 46 गुणसूत्र पाया जाता है। अब 46 गुणसूत्र हो रहा है, मेल में भी 46 है और फीमेल में भी 46 ही गुणसूत्र होता है। तो 46 हमारे पास किसकी संख्या हो गई? गुणसूत्र की होगी बेटा। आप देखो 46 में भी अपन कैसे डिनोट करेंगे? 44 प्लस X0, है ना? अब हम काउंट कैसे करेंगे इसको? और ये कहाँ हो रहा है? महिलाओं में, फीमेल में ना, तो यहाँ लिख दे रही हूँ महिलाओं में कैसा हो रहा है? ये गुणसूत्र, ये सिंड्रोम देखने को मिल रहा है। तो 44 तो हो गया, संख्या हमारे पास कैसी होगी? 44। लेकिन काउंट कैसे करेंगे इसको? 1 करेंगे। 44 ये हो गया 45। अब बेटा ये तो 0 है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? क्या? 45। इसमें क्या हो जाती है? गुणसूत्र की संख्या कैसा होगा? एक कम गुणसूत्र हो जाता है। देखिए बच्चा, जब एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो उसमें भी कैसे होंगे बच्चे लोग? एबनॉर्मल होता है। अगर एक गुणसूत्र कैसी हो? गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है तो उसमें बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पे सामान्य महिला नहीं होगी, है ना? क्योंकि इनके गुणसूत्र कैसे हैं? उनके गुणसूत्र काउंट कम है। और कैसे कम है? तो इसमें कौन सा रोग देखने को मिलेगा आपको? टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा, है ना? टर्नर सिंड्रोम।
टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना 2n-1, बेटा n क्या है, गुणसूत्र है हमारे पास में, 2n से अपन माइनस कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस किया, यहाँ काउंट करते गए, यहाँ काउंट करें 44 प्लस x मतलब कि 45, क्योंकि ये तो हमारे पास में क्या है, 0 है, तो वैसे ही अपन यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 माइनस कर देंगे 2। n किसको दर्शा रहा है, n दर्शा रहा है गुणसूत्र को, तो यहाँ से 2 से गया 1 तो इज इक्वल टू में कैसे आ जाता है 45। हम लोग जब काउंट करते हैं गुणसूत्र तो ये वाली विधि भी अपनाते हैं और ये वाली विधि भी अपनाते हैं। तो देखिए बच्चा, आप लोग को जो भी विधि अच्छी लगती है तो बिल्कुल ये विधि से आप लोग काउंट करना सीख जाइए। अब देखो गुणसूत्र कैसे होंगे, ये महिलाओं में होता है, हमने अभी बताया, और गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है कि 45 हो जाती है, और सामान्य महिलाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, सामान्य महिलाओं में बेटा गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, 45 हो गई। अब क्या होगा, इसमें लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे, तो बेटा इसमें लक्षण कैसे होते हैं कि अब महिलाओं में हो रहा है तो इनका अंडाशय कैसा होगा, अल्प विकसित होगा, अंडाशय अल्प विकसित होगा तो अंडाशय में अंडा नहीं बनेगा, यानी कि ओवरी में ओवम नहीं विकसित होंगे या नहीं बनेंगे। जब ओवम नहीं बन पाते हैं तो महिला क्या करती है, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगी, और फर्टिलाइज नहीं करेगी तो एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है ना। भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, जब अंडा ही नहीं बन रहा। तो देखो ये हो गई हमारे पास में क्या, ओवरी, इसके बीच में क्या पाया जा रहा है, ओवम पाया जा रहा है। अब ये ओवम काउंट कम होगा, जब कोई भी महिला इस सिंड्रोम से क्या होगी, ग्रसित होगी, तो यहाँ पे ओवम काउंट कम होगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे ओवम बना ली, तो यहाँ से 1 से 2 ही ओवम बन पाएंगे, है ना, ये क्या बन गए ओवम, तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे तो महिलाएं कैसी होगी, बाध्य होगी, बाज होगी, है ना, बाज हो जाती है महिलाएं। तो इसमें कैसा होगा, इनका अंडाशय अल्प विकसित होता है। अब देखो अंडाशय अल्प विकसित होगा तो गर्भाशय भी कैसे होंगे, अल्प विकसित होंगे। अब गर्भाशय में भी एम्ब्रियो जा ही नहीं रहा है तो साइज भी बड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए इसके बाद में कैसे होंगे, ये बुद्धि कम होगी, यानी कि अल्प बुद्धियों का भी क्या होगा, विकास नहीं होगा, है ना। क्या क्या देख लिया हमने सिम्टम्स इसके, सबसे पहले तो देख लिए क्या होगा, अंडाशय इनका अल्प विकसित होगा जिसमें ओम बिल्कुल नहीं बनेंगे। उसके बाद में बोले कि ये कम बुद्धि की महिलाएं होगी, और क्या होगा, गर्भाशय का भी विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बेटा समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है किसकी, टर्नर सिंड्रोम आप लोगों को। टर्नर सिंड्रोम यही है कि क्या होगा, 46 गुणसूत्र में से एक कम हो जाता है और गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है बेटा, 45 हो जाती है। तो ये क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। और याद रखिए टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में ही होता है अक्सर। हाँ, फिर अब देखो आपके पास में क्या, नर लक्षण तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसका आंसर। फिर क्या होगा कि पति से बच्चों में ये जाता है, जाने में सक्षम होता है, तो ऐसा नहीं होता है ना, पति से कोई बच्चों में नहीं जाएगा। अब देखो एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, तो अतिरिक्त कहाँ होगा, देखो है ही नहीं अतिरिक्त, हमारे पास तो एक्स गुणसूत्र की कमी हो गई, तो अतिरिक्त तो होगा ही नहीं। कैसे होगा, क्योंकि एक्स गुणसूत्र कैसा है हमारे पास में, 0, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये बच्चों तक भी जाता है, ये भी नहीं आएगा, और नर लक्षण में होता है, ये भी इसका आंसर नहीं आएगा बेटा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है अगला क्वेश्चन, कि रक्त के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए ब्लड ग्रुप से लिया गया क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे के 2 बार हो गया है ना, कोई एक के को लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। रक्त के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर बताइए, हमको भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग का लगातार कमेंट आता है, लगातार आंसर दे रहे हो आप, तो हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए जल्दी से आंसर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, है ना, आप लोग ऐसे ही देखते ही बता दोगे कि मैम इसका आंसर ऐसा ये होगा, है ना। अब आप लोग की उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, है ना, क्योंकि एग्जाम तो चल ही रहे हैं एनएम का, उसके साथ साथ क्या है, पीएनएसटी की एग्जाम भी बहुत करीब है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, रक्त का प्रकार। अब आप बोलोगे कि क्या बोलोगे कि मैम रक्त से तो पूछा है, पर जो टाइप्स होते हैं किसके, ब्लड के, तो इसको किसके आधार पर अलग किया गया है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो किसके आधार पर करेंगे हम, रिसर्च फैक्टर के आधार पर, या हीमोग्लोबिन एलिमेंट्स के आधार पर, या फिर एंटीबॉडीज के आधार पर, या फिर एंटीजन के आधार पर। बताइए बताइए बेटा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा एंटीजन के आधार पर। क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को अलग करते हैं। और आप लोग ने पढ़ा होगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे आप लोग ने, बोला होगा क्या कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, फिर क्या होगा ए बी पॉजिटिव, फिर होगा ओ
पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होने के साथ साथ बेटा ये नेगेटिव भी होता है, लेकिन इनको टाइप्स में पढ़ते हैं तो 4 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। क्या पढ़े हमने? क्या ए प्लस का मतलब पॉजिटिव होता है, और फिर क्या बी प्लस, और क्या होता है ए बी प्लस, और फिर होगा हमारे पास में ओ प्लस। इनके साथ साथ क्या होते हैं ये टाइप्स कैसे होंगे कि नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव के साथ साथ, याद रखिएगा। तो हमारा ब्लड ग्रुप किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? एंटीजन के आधार पर, है ना, एंटीजन। अब आप लोगों को पता होगा कि एंटीजन क्या होता है ना। एंटीजन क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिजैविक है जो बाहर से आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है ना, शरीर के अंदर उपस्थित होता है। अब देखिए जब तक एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करेगा। देखो एंटीबॉडी और एंटीजन को भाई बहन माना जाता है, एक दूसरे के बिना ये लोग अधूरे है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसा ही एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेता है। आपको किसी ने पूछा बेटा कि एंटीबॉडीज कहाँ होती है, तो आप लोग बताइए शरीर में होती है ना, एंटीजन उसका निर्माण करते हैं। और ये क्या है? प्रतिजैविक है। तो जो कार्ल लैंडिस्टर था, है ना, कार्ल लैंडिस्टर जी, आप लोग को पता होगा ना, कार्ल लैंडिस्टर जी ने क्या किया है? ब्लड ग्रुप की खोज की। तो ब्लड ग्रुप के किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है। और कार्ल लैंडिस्टर जी ने कब किया था? 1900 में किया था। सन 1900 में किसने किया था ब्लड ग्रुप की खोज? ये कार्ल लैंडिस्टर, है ना। ये होगा लैंडिस्टर, याद रखिए, है ना, वैज्ञानिक का नाम भी पढ़ के जाइए। अब देखिए क्या आया हमारे पास में क्वेश्चन, क्या रिसस फैक्टर। देखो रिसस फैक्टर होता है ना, जो रिसस फैक्टर को दर्शाते हैं क्या? RH से भी दर्शाया जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जब हमारी आरबीसी में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे पास में RH कैसा होगा? प्लस होगा, पॉजिटिव। अगर हमारी आरबीसी में कैसा होता है, प्रोटीन की मात्रा कम पाई जा रही है, नहीं पाया जा रहा है, तो क्या होगा? RH नेगेटिव होगा। तो ये RH पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर ही ब्लड ग्रुप को अपन क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। अब ये RH सबसे पहले कहाँ देखा गया था? रिसस बंदर में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है क्या? रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर कैसे होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। अब ये कब होते हैं? ये होंगे हमारे पास में कब? ये प्रोटीन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटीन की मात्रा मतलब कि जब हमारे शरीर आरबीसी में क्या हो रहा है, प्रोटीन की मात्रा है तो वो पॉजिटिव होगा, और प्रोटीन की मात्रा जब कम है आरबीसी में तो क्या होगा कि ये नेगेटिव होगा। तो उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप की खोज बताई गई है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। वैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? एच भी होता है, जो क्या होता है? शरीर में उपस्थित होता है, कहाँ? आरबीसी में। फिर एंटीबॉडीज, अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है? एंटीजन का भाई बहन होता है, क्या नहीं। तो एंटीबॉडीज भी क्या है? एक प्रतिजैविक होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना। कुछ कुछ जैसे कि हमारे पास में ए बी और क्या है ओ, तो इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या होता है कि किसी में उपस्थित है किसी में नहीं है, ऐसा बताया जाता है। तभी इनको क्या कहा जाता है? सर्वग्राही या सर्वदाता कहा जाता है। तो चलिए आप लोगों को इसके बारे में पता हो गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन बेटा कहाँ से पूछा गया? ब्लड ग्रुप से। और ब्लड ग्रुप से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, कब? एएनएम की एग्जाम में, और पीएनएसटी एग्जाम में भी बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप लोग एक बार यहाँ से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़े भी होंगे तो आप ये वाली सीरीज को देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि डीएनए पैकेजिंग में स्ट्रिंग पर मोतियों को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग पर मोती। आप कैसा होगा? डीएनए का पैकेजिंग पूछा गया है ना, हमने डीएनए और क्या आरएनए बहुत पढ़े, है ना। डीएनए का हेलिक्स मॉडल भी पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं ये सब। तो डीएनए की जब पैकेजिंग होती है ना, तो उस पे स्ट्रिंग मोती के समान जो चमकने वाली चीज होती है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन किया गया। क्या क्रोमेटिन कहेंगे, या न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे, या न्यूक्लियोसोम कहेंगे, या न्यूक्लियोसाइड कहेंगे? बताइए जरा आंसर इसका, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, है ना, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बेटा। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम, क्या? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मॉडल आप लोग ने पढ़ा होगा, जो हमारे पास में क्या डीएनए का मॉडल बना होता है। ये ऐसी 8 अष्टक मॉडल होता है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसमें क्या होते हैं? ऐसे लगे हुए संरचना में पाई जाती है। फिर इसमें क्या होगा? डीएनए। बेटा ये एक रफ डायग्राम बना रही हूँ ना, आप लोग हंसना नहीं ऐसा डायग्राम देखे कि मैम को डायग्राम बनाते नहीं आता। ये क्या है? अगर आप लोग ने ये अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये नीचे वाले को मिटा दे रही हूँ, इसका कोई काम नहीं है, ये यहाँ का काम है।
क्या होते हैं? 8 ऐसे कैसे होंगे दाने के समान संरचना लगी होती है। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल कहाँ? डीएनए पैकेजिंग में काम आता है। ये यही इसको क्या कहा जाता है? ये जो ऐसे दाने नुमा संरचना, ये गोल गोल संरचना जो मैंने बनाया, यही क्या होती है हमारे पास में? न्यूक्लियोसोम होता है। तो एक न्यूक्लियोसोम क्या है? डीएनए पैकेजिंग। जब डीएनए का पैक हो जाता है, डीएनए, अरे डीएनए कहाँ हो रहा है? कोशिका के अंदर हो रहा है। तो डीएनए पैकेजिंग हो जाती है तो वो कैसे होते हैं? चमकने लग जाते हैं। तो चमकदार दानेदार संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड, अब आप बोलोगे कि मैम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं ना? तो न्यूक्लियोसाइड ये भी क्या होते हैं? डीएनए के प्रकार में आते हैं। जब क्रोमोसोम बनते रहता है तो क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे, उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, फिर ये क्या होंगे कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम का। और इसी के साथ साथ क्या होता है? क्रोमेटिन भी बनते हैं। क्रोमेटिन एक धागेनुमा संरचना होती है जो पतली पतली पाई जाती है डीएनए के ऊपर। तो बेटा इसका आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा। डीएनए पैकेजिंग में क्या होता है? जो चमकदार दिखाई देता है, जिसको हम स्ट्रिंग पर मोती भी कहा जाता है, ये स्ट्रिंग है ना, तो ये क्या होगा हमारे पास में? न्यूक्लियोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? स्तनधारियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? चलिए आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना? क्या है कि स्तनधारी। अब स्तनधारी क्या होता है? आप लोग को पता है कि क्या होता है? क्या होगा कि स्तनधारियों में किस प्रकार के लिंग निर्धारण होता है? लिंग निर्धारण में बिल्कुल क्वेश्चन आता है ना? बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या होगा? जेड जेड या जेड वाई होगा, या वैलिड होगा, या एक्स एक्स या एक्स वाई होगा, या फिर एक्स एक्स या एक्स जीरो होगा, है ना बच्चा? तो इसका आंसर होगा क्या? बहुत सरल क्वेश्चन है, एक्स एक्स और एक्स वाई। क्या लिंग निर्धारण? लिंग निर्धारण मतलब कि क्या होगा? किसी भी मेल और फीमेल को डिनोट कर रहा है। मेल और फीमेल मतलब कि ये वाला, ये क्या हो रहा है हमारे पास में? फीमेल है, और ये क्या है हमारे पास में? मेल है ना? तो मेल और फीमेल हमने देख करके बता दिया कि क्या है? मेल है और फीमेल है। अगर हमें नहीं मालूम होता कि वाई गुणसूत्र किस में होता है, ये क्या होता है, तो हम डिनोट नहीं कर पाते ना, हम पहचान नहीं पाते कि ये मेल क्रोमोसोम है या फिर ये फीमेल क्रोमोसोम है। यही एक्स एक्स फीमेल को डिनोट करेगा और एक्स वाई किसको करेगा? मेल को करेगा। तो इसी को देख करके हम पहचान पाते हैं कि ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं। उसी को क्या कहा जाता है? लिंग निर्धारण कहा जाता है ना? लिंग निर्धारण की विधि यही होती है, क्रोमोसोम को पहचानना। क्या करेंगे? क्रोमोसोम को हम पहचान लेंगे और उसके बाद में लिंग के बारे में बता देंगे कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम मेजबान डीएनए के साथ सम्मिलित वायरल जीनोम को क्या कहते हैं? बताइए, प्रोफेज या प्रागविभोजी या फेज विषाणु या फिर प्रोफेज या फिर क्या कहा जाता है? जीवाणु भोजी कहा जाता है ना? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमा दिया गया, वही घुमा दिया गया है। आप लोग करोगे तो आंसर कर सकते हो। प्रोफेस, देखिए यहाँ पे भी प्रोफेस लिखा, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई है। इसके स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे क्या है? जीई लिखा हुआ है, यहाँ पे एसई लिखा हुआ है। ये प्रोफेस का मतलब क्या है? कोशिका विभाजन। और ये वाले प्रोफेस का मतलब क्या है? एक प्रकार का जीवाणु जो दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देगा? ये जीवाणु भोजी के समान दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रागविभोजी। प्रागविभोजी क्या होगा? ऐसे डीएनए होते हैं, मेजबान डीएनए। इसको मेजबान इसलिए कहा जाता है कि अचानक दिखाई देता है किसी भी इसमें। तो क्या होगा? जैसे कि आप लोग पूछते हैं ना, अतिथि देवो भव, बिना बताए अतिथि आ जाते हैं, तो उसी प्रकार का क्या होता है? ये डीएनए होता है क्या? प्रोगविभाजी। प्रोगविभाजी कैसे होंगे? अचानक दिखाई देते हैं। काय में दिखाई देंगे? हमारे जीनोम में या डीएनए में दिखाई देता है। तो ये क्या होंगे? ये एक प्रकार का कैसा होता है? जीवाणु भोजी के समान होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मेजबान डीएनए भी कहा जाता है। और ये कैसे होंगे? जो आनुवांशिक जो सामग्री का मतलब कुछ भी सामान, आनुवांशिक, ये डीएनए हो सकता है या फिर गुणसूत्र हो सकता है ना? तो ये आनुवांशिक सामग्री को कैसा एकत्रित करके प्रजनन में भाग लेते हैं। तो याद रखिए, ये प्रागविभाजी क्या करेंगे? प्रोफेस करता है। क्या काम? प्रोफेजन। प्रोफेज, इसका काम क्या होता है? प्रजनन करने का। प्रजनन करने का। अब देखो, प्रजनन करेगा तो अपने समान जीवाणुओं को बनाएगा
या गुणसूत्रों को बनाएगा, और अपने समान गुणसूत्र को बनाएगा तो अगली पीढ़ी में भेजेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है, एक प्रकार का जीवाणु भोजी के समान होता है। जीवाणु भोजी की संरचना आप लोग ने पढ़ी होगी, है ना बेटा। तो क्या होगा कि ये एक अनुवांशिक चीज होती है जो प्रजनन में भाग लेती है। चलिए अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, क्रोमोसोमल पैटर्न पर आधारित भ्रूण लिंग निर्धारण परीक्षण के रूप में जाना जाता है। बताइए क्या जाना जाता है, ऑप्शन क्या क्या है आप लोगों के पास में। ऑप्शन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, या क्या कहा उलवेधन को। उलवेधन को क्या कहा जाता है, एमनियोसेंटेसिस भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकता है ना, कुछ बायोलॉजिकल भाषा में पूछेगा या कोई इंग्लिश में, कोई फिर सामान्य हिंदी में, तो सभी प्रकार से आप लोग को पढ़ के जाना है। या आपका ऑप्शन आया चौथा ऑप्शन क्या है, मानव अपरा लैक्टोजन। तो चलिए आंसर बताइए इसका। देखिए मैं लगातार कमेंट देख रही हूँ आप लोगों का, आप लोग आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, उल्ववेधन को। उल्ववेधन को यानी कि क्या होगा, एमनियोसेंटेसिस। अब आप लोग ने एमनियोसेंटेसिस की विधि पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्रोमोसोमल पैटर्न, और क्रोमोसोमल पैटर्न में क्या होगा, भ्रूण का निर्धारण की और कैसी है, परीक्षण विधि है। तो ये क्या करेगा, भ्रूण के निर्धारण की परीक्षण विधि होती है। इसमें क्या किया जाता है, भ्रूण को देखा जाता है, लिंग का पता लगाया जाता है ना, कैसे लिंग कि ये मेल है या फीमेल है, ऐसे लिंग का पता लगाया जाता है। या फिर इस परीक्षण विधि से एमनियोसेंटेसिस से ही रोगों का पता लगाया जाता है कि बच्चा स्वस्थ है, मस्त है, या फिर एबनॉर्मल है ना। तो यही चीज क्या होता है, परीक्षण करते हैं हम लोग, इसी चीज को क्या कहा जाता है, एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। और ये एमनियोसेंटेसिस में भ्रूण कैसे होते हैं, एम्ब्रियो ये एमनियोटिक फ्लूइड में उपस्थित होते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होंगे, एम्ब्रियो उपस्थित होगा, और उस एम्ब्रियो से क्या होंगे, हम पता लगाते हैं लिंग का कि मेल है या फीमेल है, उसी को क्या कहा जाता है, एमनियोसेंटेसिस। और इसको एक नाम क्या है, उल्ववेधन को, उल्ववेधन को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उल्ववेधन को या एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि ये क्या होती है, एमनियोसेंटेसिस परीक्षण की विधि होती है। अब देखिए आप बोलोगे एस्ट्रोजन क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। तो बेटा ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन है, और ये हार्मोन कैसे होता है, फीमेल हार्मोन है, जो क्या कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम की जो ग्रंथि होती है फीमेल में उपस्थित होती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें होगी, पुरुषों में उपस्थित होती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम की जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है, दो हार्मोनों को स्रावित करती है। कौन कौन सा, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये कैसे होंगे, फीमेल हार्मोन है ना। तो क्या करेंगे, ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, इनने क्या किया, इस ग्लैंड ने क्या किया, दो हार्मोन को स्रावित कर दिया। एक होता है हमारे पास में क्या, एस्ट्रोजन, और एक होता है बेटा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन है ना, ये क्या होगा, फीमेल हार्मोन होता है। अब देखिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसे क्या कहा जाता है, HCG। फुल फॉर्म इसका क्या होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में बोलते हैं इसका क्या, HCG। ये क्या होता है, ये जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उस समय रिलीज होता है कौन सा वाला हार्मोन, HCG। अब देखो एमनियोसेंटेसिस के बारे में तो बता दिया हो गया, मानव अपरा या लैक्टोजन। अपरा, अपरा को जरायु भी कहते हैं, अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा भी कहा जाता है। तो देखिए अपरा यानी क्या हो गया, जरायु या प्लेसेंटा, जो क्या करता है, जो एम्ब्रियो कहाँ हमारे गर्भाशय में है या कहाँ पे है, यूट्रस में है, जो पल रहा है उसको पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है, अपरा का होता है, प्लेसेंटा का होता है ना। तो प्लेसेंटा, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लेसेंटा अपरा लैक्टोजन से किसी भी चीज का परीक्षण नहीं करते हैं, और ना ही क्या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से करेंगे, और ना ही HCG हार्मोन से करेंगे। परीक्षण की विधि केवल एमनियोसेंटेसिस है, जो एम्ब्रियो का पता लगाती है मेल है या फीमेल है, या फिर एबनॉर्मल तो नहीं है ना। तो चलिए आंसर पता चल गया आपको, इसका आंसर क्या आएगा, एमनियोसेंटेसिस। तो बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बच्चों का लिंग निर्धारण करने वाली एक तकनीक जिसका दुरुपयोग किया जाता है, कौन सी तकनीक है ना, जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना,
बताइए कौन सा, एमनियोसेंटेसिस या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति या फिर कृत्रिम गर्भाधान या नसबंदी? बताइए आजकल मनुष्य ना इस चीज का, इस तकनीक का उपयोग सही में बहुत क्या कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एमनियोसेंटेसिस। इसका आंसर क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस होता है। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एमनियोसेंटेसिस क्या है, भ्रूण परीक्षण की विधि होती है ना। भ्रूण परीक्षण की क्या है, विधि है जिसमें एम्ब्रियो का पता लगाया जाता है। और कैसे एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है। अब देखिए जिस भी घर में या जिस भी पेरेंट्स को क्या होता है कि फीमेल ही क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको चाहिए होता है क्या, मेल चाहिए होता है। तो ये मेल को यानी कि जानने के लिए ये एमनियोसेंटेसिस करवा लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस में जब लिंग का पता लगता है तो ये भ्रूण हत्या कर देते हैं। और ये भ्रूण हत्या, आप लोग पता है कि भ्रूण हत्या क्या होती है, एक प्रकार का पाप है। तो यही क्या होता है, इस चीज का दुरुपयोग मनुष्य कर रहा है, किसका, भ्रूण हत्या करने का। क्योंकि इनको चाहिए क्या, मेल चाहिए, और क्या हो जाता है फीमेल। तो मेल और फीमेल को पता करने की एक विधि होती है, कौन सी, एमनियोसेंटेसिस, जिसका उपयोग क्या कर रहा है, मनुष्य दुरुपयोग कर रहा है ना, अच्छे से नहीं कर रहा है। अब देखो गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति बिल्कुल नहीं होगा। अब कृत्रिम गर्भाधान भी नहीं होगा। कृत्रिम मतलब कि खुद से द्वारा किया गया गर्भाधान। आप बोलोगे नसबंदी क्या होती है मैम, नसबंदी को वेसेक्टोमी भी कहा जाता है ना। देखो दो प्रकार की नसबंदी होती है, एक महिलाओं में अलग होती है बेटा, और एक क्या होगी, पुरुषों में अलग होती है। तो महिलाओं की नसबंदी को क्या कहा जाता है, महिलाओं की नसबंदी को क्या ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है, और वेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। देखिए अब आप बोलोगे मैम ये ट्यूबोक्टोमी और वेसेक्टोमी क्या है, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वृषण, किसका, नर का। ये वृषण होता है, ये लगी होती है संरचना किसकी, शुक्रवाहिनियां का। और बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं भाषा में क्या कहा जाता है, काटने को टॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉमी। और ये वॉल किसकी है, वॉस डिफरेंशिया की, शुक्र जनन नलिका की। तो इस शुक्र जनन नलिका या वॉस डिफरेंशिया को क्या कहा कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। क्या कर देंगे, इसकी टॉमी कर देंगे, है ना, टॉमी करेंगे। देखो मेडिकल भाषा में और बायोलॉजिकल भाषा में टॉमी का मतलब काटना होता है, याद रखिए। तो हमने वॉस की क्या किए, वॉस को काट दिए, तो कैसे होंगे, वेसेक्टोमी किसकी। देखो ये वृषण को क्या किया, वृषण में क्या बन रहा है बेटा, वृषण में बन रहा है टेस्टिस में क्या बन रहा है, शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण हो रहा है। देखो ये स्पर्म का निर्माण हो गया। तो अब क्या होगा कि हम जब नसबंदी करते हैं तो इस टॉमी को करते हैं, कट कर देते हैं, है ना। टॉमी कर देंगे किसकी, वॉस को कैसे करेंगे हम, टॉमी कर देंगे, है ना, टॉमी। तो क्या होगा, वेसेक्टोमी। कैसे होगी, पुरुषों की नसबंदी, उसको क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी कहा जाता है। अच्छे से समझना। वैसे ही क्या होता है, महिलाओं की भी नसबंदी होती है। इसमें क्या करते हैं कि अंडवाहिनियां को काट करके बांध दिया जाता है, उसको ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। देखो यहाँ भी टॉमी, वहां भी टॉमी। टॉमी का मतलब काटना, है ना, अच्छे से याद रखना। मेडिकल भाषा में टॉमी का मतलब काटना होता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जहां यहाँ पे क्या बन रहा है, ओवरी है ये, है ना। ओवरी में क्या बन रहा है बेटा, ओम बन रहा है। क्या बन रहा है, ओम बन रहा है। ओम का निर्माण हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे ओम का निर्माण हो रहा है। और ये यहाँ से ऐसी संरचना लगी हुई है ना, ऐसी संरचना लगी होती है। तो ये संरचना को क्या करता है, यहाँ से महिलाओं की क्या करते हैं, नली को टॉमी कर देते हैं, कट कर देते हैं। और कट करके कैसे करते हैं, ऐसा बांध देते हैं गांठ। तो इससे क्या होता है कि महिलाएं क्या कर सकती है, फर्टिलाइज नहीं हो पाती है। तो इससे कैसा होगा, नया एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। तो ये ट्यूबोक्टोमी समझ में आ गई होगी, वेसेक्टोमी समझ में आ गई होगी। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, शुक्रवाहिनियां को काट करके बांध दिया जाता है, उसको वेसेक्टोमी करते हैं। और वेसेक्टोमी पुरुषों में करवाई जाती है ना। और ट्यूबोक्टोमी में क्या होगा, अंडवाहिनियां इनकी वो भी डक्ट को काट करके बांध दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, ट्यूबोक्टोमी कहलाती है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों में ये रहा, क्या है, क्या सार्वत्रिक दाता है या यूनिवर्सल डोनर, किसको कहेंगे, ओ आर एच को कहेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप को कहेंगे, वो आर एच प्लस को कहेंगे, ए बी आर एच प्लस को कहेंगे, है ना। तो इसका आंसर बताइए जरूर, है ना। आपको पता होगा कि ओ क्या होता है, ओ आर एच, इसका आंसर क्या होगा, ओ आर एच। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आर एच का मतलब समझाई हूँ। आर एच का मतलब क्या होता है, फैक्टर। कैसा फैक्टर, रिसर्च फैक्टर, जो पॉजिटिव और
और नेगेटिव को निर्धारित करता है, बताता है कि ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या पॉजिटिव। अब ये कैसे होंगे, RH ये होंगे प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में बेटा, जब प्रोटीन पाया जाएगा तो होगा क्या, पॉजिटिव, और जब आरबीसी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो होता है नेगेटिव। तो यूनिवर्सल डोनर क्या होगा, RH होगा, है ना, RH होगा। तो ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होते हैं। अब क्या होगा, अब देखिए इसमें जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है, ऐसा मैंने बताया। तो उसी आधार पर क्या किया गया, वो ब्लड ग्रुप को भी बताया गया। अब देखिए एंटीजन, अब इसमें क्या होगा आप लोग बताइए। एक होता है हमारे पास में AB और एक होता है O ब्लड ग्रुप। AB में क्या पाया जाएगा, जिसके कारण इसको क्या कहेंगे, सर्वाधिक रक्तग्राही कहा जाता है। ये सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करने का काम करता है, और ये क्या होगा, सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप में दे देता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहलाता है ना। तो ये इसमें क्या होगा बताइए, एंटीजन उपस्थित होगी या एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी, बताइए किसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का है। आप लोग को तो पता ही होगा है ना, किसमें एंटीजन पाया जाता है कि किसमें नहीं पाया जाता है। जिसमें क्या होगा, एंटीजन उपस्थित होता है और एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं पाई जाती तो डोनर कहलाता है, और वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी उपस्थित होती है, एंटीजन नहीं होता। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था वाला। एकल न्यूक्लियोटाइड्स के अनुरूप पुनर्योजन या विनिमयन, ये पुनर्योजन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर बेटा, क्रॉसिंग ओवर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों की स्क्रीन पर, आंसर बताइएगा, है ना। थोड़ा देखो मैं हट जाती हूँ, आंसर क्या है हमारे पास में, ये क्षारक दिया हुआ है या फिर एलिल्स दिया हुआ है या उत्पाणु दिया है या पुनराणुक दिया हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा। बता देते हैं, उत्पाणु और क्या होगा, पुनराणु का मतलब ये होगा म्यूटॉन की विधि, और ये होती है रेकॉन की विधि, है ना, म्यूटॉन और रेकॉन। चलिए इसका आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा क्या, रेकॉन विधि। पुनर्योजन संयोजन विधि में आप लोग ने पढ़ा होगा रेकॉन, म्यूटॉन, सिस्टोन, और पढ़ा होगा आपने एक क्या, एक पढ़ा होगा क्या, एलिल्स। एलिल्स अलग चीज होती है ना, ये देखो ये एलिल्स है ना। एलिल्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एलिल्स मतलब क्या होते हैं, कारक जो अलग अलग उपस्थित होते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न कारक उपस्थित होंगे उसको क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। और जिसमें एक ही प्रकार के कारक पाए जाते हैं, किसमें, काम वही करेंगे लेकिन अलग अलग होंगे तो उसको कहेंगे होमोजाइगस। एक ही प्रकार का मतलब समान रूप से पाए जाते हैं वो होते हैं होमोजाइगस। तो एलिल्स का मतलब क्या होता है, कारक, एक प्रकार का है ना, कारक होता है। अब क्षार, क्षार को तो पहचानते हो, क्षार की विधि क्या कहलाती है, क्षारक कहलाती है। जो एसिड और बेस को आपने बफर विलियन पढ़ा होगा ना, बफर विलियन में क्या होता है, काउंट किया जाता है बेस को और एसिड को। जब क्षारक की विधि यानी कि क्षार को हम टोटल रूप से पढ़ लेते हैं तो क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। अब आपको उत्पाणु यानी कि म्यूटान, अब आप बोलोगे कि मैम म्यूटान क्या चीज होती है, आपने यहाँ क्या बोला गया, क्रॉसिंग ओवर की सबसे छोटी इकाई, है ना। तो म्यूटान के बारे में बताइए जरा। देखो म्यूटान क्या होता है, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ये कैसे कहोगे, इस इकाई में म्यूटेशन को क्या करें, म्यूटेशन के जरिए इसको बदल देते हैं। किसको बदलेंगे, क्रॉसिंग ओवर, कोई किसको, जीन को। जब जीन को हम बदल देते हैं, और ये कैसे होगी, गुणसूत्र की या पुनर्योजन संयोजन की सबसे छोटी इकाई होती है, म्यूटेशन के माध्यम से इस इकाई को हम बदल सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, है ना, उत्परिवर्तन। तो म्यूटेशन से क्या करते हैं, हम इसको बदल देते हैं, किसको, कौन सी विधि को, म्यूटॉन विधि को या उत्पाणु को बदल देते हैं। तो ये कैसे होगी, ये जीन विनिमय की भी विधि होती है। अब आप बोलोगे मैम क्या होगा कि रिकॉन क्या है, तो रेकॉन क्या होता है, इसको रिकॉन या रेकॉन भी कहा जाता है। ये पुनर्योजन संयोजन की इकाई होती है, और ये क्या होगी, जीन का जीन, टोटल जीन होते हैं ना, उसका एक कारक होता है, यानी एक क्षेत्र होता है। और क्रॉसिंग ओवर में ये कैसे होगी, ये इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, कौन सी विधि में, उत्पाणु में। तो यहाँ छोटी इकाई क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर की। तो आप लोगों को रेकॉन आ गया, है ना। क्या होगा कि जीन का जो क्षेत्र होगा, टोटल क्षेत्र, आप लोगों ने देखा होगा क्या होगा, ये गुणसूत्र है, यहाँ पे जीन बना हुआ है, तो इनका ये टोटल क्षेत्र क्या कहलाएगा, रेकॉन कहलाएगा। पुनर्योजन संयोजन की विधि होती है, क्रॉसिंग ओवर इसमें क्या करते हैं कि नहीं देखे जाते। अब देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपको क्या, लिंग संबंधी विशेषक क्या है,
ऑप्शन है एक फिनोटाइप जो एक्स या वाई गुणसूत्र पर एक जीन के कारण होता है, या फिर एक एलील जो हीमोफीलिया का कारण बनता है, या जो एक्स वाई गुणसूत्र पर कैरी किया जाता है केवल पुरुषों में ही होता है। बताइए जरा क्या होगा कि एक जीनोटाइप जो एक्स वाई गुणसूत्र में कैरी किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए चारों में से कौन सा आंसर होगा। बहुत सरल है, किसमें पूछा गया है कि लिंग संबंधी विशेषक, है ना, लिंग संबंधी विशेषक। अब देखो विशेष का मतलब एक विशिष्ट प्रकार के क्रोमोसोम गुणसूत्र, है ना, यही पूछा गया है। बहुत, चलो इसका आंसर देखते हैं। एक फिनोटाइप जो एक्स या वाई गुणसूत्र पर जीन के कारण उपस्थित होता है, इसी को क्या कहेंगे, लिंग संबंधी। लिंग निर्धारण बेटा किसकी वजह से होता है, केवल एक्स वाई की वजह से होता है। एक तो एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। अगर आप लोग देखिए, हमने तो बोल दिया कि ये बेटा क्या है, फीमेल है, और मैंने बोल दिया ये मेल है। अगर यहाँ पे वाई नहीं होता, वाई की जगह अगर क्या हो जाता है, एक्स ही हो जाता, या फिर वाई होता ही नहीं, केवल एक ही एक्स रहता, तो हम थोड़ी ना डिनोट कर पाते कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये मेल है कह के। तो यहाँ पे मेल को कौन निर्धारित कर रहा है, केवल वाई गुणसूत्र कर रहा है ना। तो वाई गुणसूत्र क्या करेंगे कि एक्स के साथ में क्या मिल गया, वाई मिल गया, तो ये क्या बन गए, मेल बन गए। तो ये कैसे होंगे, फिनोटाइप के माध्यम से पता लगाया जाता है लिंग को। फिनोटाइप मतलब कि देखने के बाद। आप लोग ने जीनोटाइप और फिनोटाइप पूरा पढ़ा होगा, है ना। जीनोटाइप का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज का यानी कि किसी भी इसमें क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस कराने के बाद जो आंसर निकलता है, और आंसर में भी प्रतिशत निकालेंगे, वो क्या होगा कि वो होगा हमारे पास में जीनोटाइप। और ऊपर से देखने के बाद बोल देंगे 50% ये निकला और 50% वो निकला, तो वो जो देखने के बाद पता चल रहा है ना, वो होता है फिनोटाइप। तो हमने क्या देख लिया, हमने देखा एक्स गुणसूत्र और क्या देखा, वाई गुणसूत्र देख लिया। तो एक्स और वाई गुणसूत्र कैसे होंगे, फिनोटाइप में देखने के बाद क्या कर रहे हैं, लिंग को निर्धारित कर रहे हैं, एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो चलिए आप लोग को इसका आंसर पता हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है ना। हाँ चलिए, हमारा यहीं पे क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। आप लोग अगर अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से बनाना है, सुगमता से कंटिन्यू करनी है, तो कंटिन्यू करने के लिए लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए, और ये पीवाईक्यू सीरीज से जुड़िए, और लगातार इसका टॉपिक वाइज टॉपिक क्या कर दिए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन अटेंड कीजिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं और थोड़े टफ भी क्वेश्चन होते हैं, टफ भी क्वेश्चन को हल करना सीखिए। कैसे कैसे जुड़ोगे आप लोग, यूट्यूब में जाइए और लक्ष्य एकेडमी सर्च कीजिए, वहां पे आप लोग का सीरीज चल रही होगी क्या, पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज 2024। तो 2024 की सिलेक्शन सीरीज से जुड़िए और अपनी एग्जाम की तैयारी को अच्छे से बनाइए। जय हिंद।